महिला प्रिंसिपल अपने कार्यालय में ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी एक बहुत जोर से आवाज आती है और वो मैडम अपने ऑफिस से जब निकल कर के बाहर देखती हैं तो क्या देखा उन्होंने कि रोड पर बहुत जोर से एक एक्सीडेंट हुआ था। और वो जब करीब जाकर के देखती हैं तो देखती हैं कि एक लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ है रोड पर। और उन प्रिंसिपल की नज़र जब उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है तो फिर उनके होश उड़ जाते हैं, होश खराब हो जाते हैं, तन पर पसीना आ जाता है, घबरा जाती हैं। उसी समय वो एकदम से एम्बुलेंस को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करने के बाद उसे एम्बुलेंस में रख करके तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में उस लड़के को भर्ती करवा देती हैं। और भर्ती करवाने के बाद में डॉक्टर लोग तुरंत उसका उपचार शुरू कर देते हैं। फिर एक डॉक्टर निकल कर के मैडम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, इस लड़के का खून इतना बह चुका है, इसे बचाना मुश्किल है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर के मैडम के तन से पसीना टपकने लगता है और वो घबरा जाती हैं, आंखों में आंसू भर लाती हैं। फिर उसके बाद मैडम वो कदम उठाती हैं जिसे देख कर के पूरा हॉस्पिटल दंग रह जाता है। सभी लोग देखते रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आज की कहानी आपको भावुक कर देगी। ये कहानी सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और उस महिला की तारीफ बिना किए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की जो कहानी है ये बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है और बहुत ही शिक्षादायक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप हमारी इस कहानी को जरूर सुनें। साथियों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश की है। इसी उत्तर प्रदेश में एक पुष्पा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। पुष्पा की एक छोटी बहन और थी और बड़ी पुष्पा थी। घर में माँ बाप थे, बस 4 ही लोग थे। पुष्पा दिखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और वो ये हमेशा विचार अपने बना रही थी कि मैं कुछ अच्छी पढ़ाई करूंगी और कोई नौकरी करूंगी जिससे हमारा भविष्य, हमारा जीवन अच्छे से कट सके और समाज में हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। यह विचार करके वो अपने मन लगा करके पढ़ाई को अच्छी तरह से करती है। लड़की जब ग्रेजुएट कर लेती है उसके बाद उसके पिता सोचते हैं कि हमारी लड़की अब जवान हो चुकी है पुष्पा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उसी समय उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरे विचार में आता है कि तुम्हारा हम विवाह कर दें। ये सुनकर के पुष्पा कहती है, पिताजी अब क्या तुमको हम बोझ लगने लगे हैं जो आप हमारी शादी करने की बात कह रहे हैं। पुष्पा के पिताजी कहते हैं, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा विवाह कर दें तो फिर हम कुछ बोझ से हल्के हो जाएं। पुष्पा कहती है कि पिताजी, तुम्हें नहीं पता कि मैं कुछ पढ़ाई करना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ाई कर लूँ और कुछ बन जाऊँ तब तुम हंसी खुशी से मेरा विवाह कर देना। पुष्पा के पिताजी कहते हैं, बेटा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो शादी के बाद भी करना, मैं तुम्हें पढ़ाई करने से मना नहीं कर रहा हूँ। पुष्पा मना करती रहती है, लेकिन पुष्पा के पिताजी नहीं मानते हैं और पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से, जो पड़ोस में एक गांव होता है 10 किलोमीटर की दूरी पर, वहां का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम मोहित होता है। उस मोहित के साथ पुष्पा का विवाह तय कर दिया जाता है और बड़े हंसी खुशी के साथ में मोहित और पुष्पा का विवाह होता है। उधर मोहित भी पढ़ा लिखा था, लेकिन मोहित अपने परिवार से बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। उसके पिताजी बिजनेस किया करते थे और बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाते थे। इस वजह से उनकी हैसियत बहुत अच्छी थी, चारों तरफ उनका बोलबाला था और पैसे वाले लोगों में उनकी गिनती आती थी। जब मोहित ने पुष्पा को देखा तो उसकी सूरत को देख कर के मोहित दीवाना हो गया और इस शादी से इनकार नहीं कर पाया। लड़की के पिताजी कहते हैं पुष्पा के कि देखो भाई साहब, हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, हमारे पास केवल लड़की है और पढ़ी लिखी है और पढ़ने में इसकी रुचि है और ये आगे पढ़ाई करना चाहती है। मोहित कहता है कि हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, इस वजह से हम बिना दहेज के ये शादी करने के लिए तैयार हैं। पुष्पा के पिताजी खुश हो जाते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो
शादी कर लो। अब उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद पुष्पा अपने ससुराल में आकर के रहने लगती है। लेकिन वो दहेज लेकर के जब नहीं आई थी, इसका ताना मोहित के माता पिता जो थे वो बार बार उसको देते थे पुष्पा को कि कहाँ झोपड़पट्टी में पड़ी हुई थी, तेरी ऐसी किस्मत बदली, ये तो हमारे लड़के की मत मारी गई थी जो तुझ जैसी के लिए पसंद किया, जो एक चम्मच भी लेकर के अपने साथ नहीं आई और इतने बड़े घर की महारानी बनकर के बैठ गई है। अरे हमारे लड़के का विवाह अगर दूसरी जगह होता तो लाखों का दहेज मिलता। इस बात को जब अपनी सास ससुर के मुंह से पुष्पा सुनती है तो वो शांत हो जाती है, कुछ नहीं कहती। सोचने लगती है कि हमारी किस्मत में ये ताने सुनना लिखा है, तभी तो हमारे पिताजी ने हमारी बात नहीं मानी और हमारी इच्छा के विरुद्ध ये शादी कर दी। अब हमें वही सजा मिल रही है। ये बात सुनकर के वो चुप हो जाती है, लेकिन सबके ताने सुन सुन करके उस घर में रहती है और टाइम को काटने लगती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और बार बार जब भी कोई बात होती है तो उसके सास ससुर बस यही ताना देते हैं कि भिखमंगा की लड़की अब इस अमीर घर में आ गई है तो फिर अपनी औकात भूल गई है। ये नहीं सोच रही है कि मैं इतने पैसे वाले घर में आ गई हूँ तो मुझे कुछ दब करके रहना चाहिए। लेकिन वो लड़की सब बातों को सुनती रहती है, लेकिन अपने पति से एक दिन कहती है कि तुम्हारे माँ बाप हमें बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं। तब मोहित कहता है कि कहने दो, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ शादी किया है, लेकिन दूसरे के कहने से क्या होता है। अपने पति की ऐसी बात सुनकर के पुष्पा कुछ धीरज बांधती है और फिर शांति से रहने लगती है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाती है और वो सभी के साथ बड़े मेल प्रेम से रहना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे भिखमंगे की लड़की कह करके या गरीब घर की लड़की कह करके बार बार उसे ताना दे करके उसे ये याद दिलाते रहते थे कि वास्तविक वो एक गरीब परिवार की लड़की है। पुष्पा सबकी बातों को सुनती रहती है, लेकिन जब 1 साल बीती तब उसके पति का भी मन बदलने लगा। उसका पति दारू पीने लगा और अयासी टॉप में लड़कों की संगत में पड़ने लगा और फिर वो अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं कर रहा था जितना कि शुरू में उसने किया था 1 साल तक। पुष्पा समझने लगी कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पति के कान हमारे सास ससुर ने भर दिए हों कि ये दहेज लेकर के नहीं आई, ये गरीब घर की है, इस वजह से हमारा पति भी हमसे मुंह मोड़ने लगा हो। ये विचार करके वो अपने पति से पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम भी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा नाराज से रहते हो और पहले तुम हमसे कितना प्यार करते थे और कितना हम पर प्यार लुटाते थे, लेकिन अब क्या बात हो गई है। मोहित कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से घर में रहो, तुम्हें क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है, पैसे ले लो, रहने के लिए घर है ही, और तुम्हें क्या जरूरत है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ, फिर मैं पीछे किसके पड़ूंगी। मोहित कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ये कह करके अपनी पत्नी को गाली गलौज दे करके वो घर से बाहर निकल जाता है। जब नाइट में नशे में जब वो आता है तो सो जाता है और अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करता। फिर पुष्पा उसके फोन को उठा करके जब चेक करती है तो उसमें कुछ ऐसी अश्लील वीडियो और फोटो जब देखती है तो वो एकदम से परेशान हो जाती है और वहीं बैठ करके रोने लगती है। कहने लगती है कि मैं इनके माँ बाप के ताने सुनते आई थी, लेकिन वो सारे बर्दाश्त करती रही मैं, लेकिन आज तक मैंने लौट करके जवाब नहीं दिया, लेकिन ये इसी वजह से मुझसे प्रेम कम करने लगे हैं। इनका मतलब है कि ये दूसरी लड़की के अफेयर में पड़ गए हैं। इनकी मोबाइल में जो फोटो हैं ये दूसरी लड़की के कॉली भर करके खिंचे हुए हैं, दूसरी लड़की की किस करते हुए अनेकों प्रकार की अश्लील वीडियो और फोटो बने हुए हैं। इसी वजह से इन्होंने मुझसे प्रेम करना कम कर दिया है। अब इनके माता पिता और इनके दिमाग में बस यही है कि ये पुष्पा घर से चली जाए। जब मोहित जागता है तब वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे माँ बाप हमको ताना देते थे, वो हम सहन करते थे, तुमने हमें दूर करके रखा, तुम हमें प्यार नहीं कर रहे थे, वो भी हम सहन कर रहे थे, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी कि तुम्हारा किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर है। मोहित कहता है पागल हो गई हो, किसने कहा तुमसे कि हमारा अफेयर किसी और लड़की के साथ में है। पुष्पा कहती है कि मैंने रात तुम्हारी मोबाइल को देखा, वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम्हारी अश्लील फोटो हैं, तुम कॉली भर करके फोटो खिंचा रहे हो, वीडियो तुम्हारे और उसके साथ लेटी हुई बनी हुई है, ये क्या है। तब वो
चुप हो जाता है और अपनी पत्नी पर क्रोध करने लगता है और उसे पीटने लगता है। और जब पीटने के बाद में वो धक्का मार करके पत्नी को घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो फोन करके अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मोहित ने अब मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू कर दिया है। पहले इसके माँ बाप हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बार बार दहेज की हमारे लिए ये तायने मारा करते थे, लेकिन अब मोहित भी हमसे दूर होने लगा है, दूसरी लड़की के प्रेम जाल में फंस गया है। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहना चाहूंगी क्योंकि मोहित ने आज मुझे बहुत मारा पीटा है। अब वो अपने पिता को बुला करके पुष्पा अपने घर चली जाती है और वहीं जाकर के रहने लगती है। और कुछ दिन के बाद पुष्पा फिर अपना जो पढ़ाई का सिलसिला था वो शुरू कर देती है और आगे पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो 1 साल बीत जाती है। उसके बाद में मोहित और पुष्पा का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद में मोहित अपने घर पर रहने लगता है और इधर पुष्पा धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और वो बीएड की परीक्षा पास कर लेती है और वो एक टीचर बन जाती है। टीचर कुछ दिन तक तो वो स्कूल में टीचर बन करके रहती है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग प्रिंसिपल पद पर हो जाती है और वो उस स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रिंसिपल बनी हुई अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, इधर से रास्ते से निकल करके वही मोहित जा रहा था, उनका तलाकशुदा पति, और एक कार से उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और मोहित वहीं रोड पर गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है। ये आवाज वो प्रिंसिपल अपने कार्यालय में बैठी सुन रही थी कि बाहर से बहुत जोर से आवाज आई है, आखिर बात क्या है। जब वो निकल करके बाहर जाती हैं और उनकी नजर जब उस लड़के पर पड़ती है और वो देख करके एकदम से पहचान लेती हैं कि ये तो मोहित है, हमारा तलाकशुदा पति है। और उसको जब इस हालत में पुष्पा देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, उनके तन पर पसीना आ जाता है और वो व्याकुल हो जाती हैं अपने पति को इस हालत में देख करके। उसी समय वो ना तो किसी से पूछती हैं ना किसी से मदद मांगती हैं, तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके और नजदीकी हॉस्पिटल में अपने पति तलाकशुदा पति को भर्ती करा देती हैं और वहां ले जा करके इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। तब डॉक्टर एक निकल करके आता है और कहता है कि मैडम क्षमा करना, तुम्हारे इस पेशेंट को बचाना बड़ा ही मुश्किल है और मुझे लगता है तुम्हारा ये पेशेंट बच नहीं पाएगा क्योंकि इसके शरीर में खून नहीं है। इसकी चोट लगने से इसके शरीर का सारा खून निकल चुका है, अब मुश्किल है। ये बात सुनकर के मैडम एकदम से चक्कर खाकर के जमीन पर गिरने वाली होती हैं, तभी दीवार को पकड़ करके रुक जाती हैं और घबरा जाती हैं, बैठ करके रोने लगती हैं और डॉक्टर से कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इस लड़के के लिए आप बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी और जितना खून चाहिए आपको मैं अपना खून दूंगी, लेकिन इस लड़के को कैसे किसी भी तरह से बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैडम जब आप अपना खून दोगी तो फिर क्या है, तो फिर इसे बचाना संभव है। वो देरी नहीं करती हैं, तुरंत ब्लड लैब में जाती हैं और अपना ब्लड निकलवा करके उस लड़के को यानी मोहित को चढ़वा देती हैं और जैसे ही उसे खून चढ़ता है तब 2 घंटे के बाद उसे होश आता है और वो खून देने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है। तब वो प्रिंसिपल लौट करके अपने कॉलेज चली आती हैं और अपने कार्यालय में बैठ करके उसी के बारे में सोच रही थी। तब कुछ देर के बाद उसे होश आता है मोहित को, और जब होश आता है तो वो आंखें खोल करके देखता है कि वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसके ब्लड चढ़ रहा है। तब वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और एक महिला तुम्हें यहाँ लेकर के आई हैं और उन्होंने ही तुम्हारे शरीर के लिए खून दिया है क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट होने से शरीर का सारा खून निकल चुका था, खून नहीं रहा था। ये सुनकर के मोहित अचंभे में पड़ जाता है, वो कौन महिला होगी जिसने मुझे अपनी जान पर खेल करके मुझे ब्लड दिया और मेरी जान बचाई। तब मोहित अपने परिवार वालों को, माता पिता को फोन करता है और वो सभी दौड़ करके उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और मोहित की स्थिति को जब देखते हैं तो उसकी कौली भर करके रोने लगते हैं। तब मोहित कहता है अपने माँ बाप से कि मुझे पता नहीं कौन महिला थी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस महिला ने मुझे हॉस्पिटल में ला करके भर्ती किया है और मैं तो बेहोश था उस समय,
और मुझे जब खून की जरूरत थी तो उस महिला ने ही अपना खून निकाल करके मुझे चढ़ाया। जो वहां पर कंपाउंडरी करता था लड़का, वो कहता है कि परेशान मत हो, जो महिला तुम्हें खून दे करके गई हैं उन्हें मैं जानता हूं। हमारे पड़ोस में एक कॉलेज है, उस कॉलेज की वो प्रिंसिपल हैं जिनका नाम पुष्पा है। ये बात सुनकर के वो सब चौंक जाते हैं एकदम से। पुष्पा, कहीं वही पुष्पा तो नहीं मोहित जो तुम्हारी पत्नी जिसे तुमने तलाक दे दिया था? अब वो सभी लोग कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज में जाकर के जब देखा तो वो मैडम अपने सर को पकड़े हुए अपनी कुर्सी पर कार्यालय में बैठी हुई थी और उसी मोहित के बारे में सोच रही थी। और जैसे ही वो सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं कार्यालय में और वो अपने सास ससुर को देखती हैं तो वो एकदम से चौंक जाती हैं और कहती हैं कि आप सभी लोग बैठिए। बड़े प्यार से वो बैठाती हैं और उन्हें पानी पिलवाती हैं और कहती हैं कि बताइए कैसे आना हुआ। तब वो उसके सास ससुर जो होते हैं वो हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, बेटी हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने पैसे के अहंकार में आकर के हमने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं की, कोई कदर नहीं की थी और हमने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया, बहुत ज्यादा अपमानित किया। हम तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हैं। अगर तुम हमारे बेटे को खून दे करके नहीं आती और उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराती तो आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। हमारी बेटी की जिंदगी अब तुम्हारी जिंदगी हो गई है, अब तुम्हारे हवाले है हमारा बेटा, अब हम उस पर कोई हमारा अधिकार नहीं है, अब तुम्हारा अधिकार है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा जो फर्ज था वो हमने कर दिया। हमारे स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ था तो हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। खून की कमी थी, हमने खून दे दिया, अपना फर्ज निभा दिया। अब वो ठीक हो जाए, अपने घर ले जाओ। अब वो हाथ जोड़ते हैं, उसके पैरों पे गिर जाते हैं। मोहित के माता पिता कहते हैं कि बहू, अब तुम हमारी बहू नहीं हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे सामने कान पकड़ करके तुमसे माफी मांगते हैं कि हमारी गलती हो गई जो हमने तुम्हें ताने दिया कि तुम गरीब घर की हो, दहेज लेकर के नहीं आई। जीवन में अब कभी भी हम तुमसे ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे और अपनी बेटी की तरह रखेंगे। जब वो ज्यादा कहते हैं तब पुष्पा अपने सास ससुर को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है मोहित के पास। जब वो पुष्पा को और अपने माँ बाप को एक साथ देखता है मोहित, तब वो रोने लगता है और हाथ जोड़ करके कहने लगता है, पुष्पा तुमने हमें जीवन दान दिया है और फिर अब तुम हमें छोड़ करके जाना चाहती हो। अरे हम मूर्ख थे, हमने समझदारी नहीं थी जो हमने तुम्हें समझा नहीं था। हम तो दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए थे। हमारे माँ बाप ने भी तुम्हें बहुत सताया, हमने भी तुम्हें बहुत सताया। अब हमें माफ कर दो, हमारी जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे हाथों में, तुम ही ने बचाई है, अब ये जिंदगी तुम्हारे साथ कटेगी। सभी लोग पुष्पा के हाथ जोड़ने लगते हैं और वहाँ इस जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो भी सब एकत्र हो जाता है और उन सब की ऐसी बातें सुनकर के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कहते हैं कि पुष्पा अब मान जाओ, इन्हें क्षमा कर दो और इन्हें अपना लो। तब पुष्पा सबकी बात मान करके उन्हें अपना लेती है और अपने पति मोहित का अच्छी तरह से इलाज करा के उसकी छुट्टी करा के घर ले जाती है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी को उकसाना या किसी को भावुक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस कहानी को सुना करके केवल आपको जागृत करना और आपको सचेत करना और आपको कुछ सीख देना है, क्योंकि इस कहानी का ये उद्देश्य है कि कभी भी गरीब घर की लड़की आपके घर में बहू बन करके आ जाए तो उसे कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही उसे ताने मारना चाहिए कि तू गरीब घर की है या तेरे घर वाले भिखमंगे हैं या तू दहेज लेकर के नहीं आई है। जो इंसान तुम्हारा हो चुका है वो जीवन भर तुम्हारा साथ दे, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो। और पत्नी तो जीवन भर पति का साथ निभाती है, अपना सब कुछ छोड़ करके आती है और ससुराल में सब कुछ अपना बनाती है और जीवन भर जब तक जीती है तब तक सास ससुर और पति की सेवा करती है और तुम्हारे परिवार को संभालती है। इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें और हमेशा बहू के लिए बेटी का दर्जा दे करके अच्छे से हंसी खुशी से रहें। पता नहीं कौन से मोड़ पर कौन सा व्यक्ति काम आ जाए, ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।